जय हिंद। कैसे आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बेस्ट होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु में क्या अंतर है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। धातु और अधातु में अगर अंतर आप जान गए तो इससे आपका एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको धातु और अधातु के अंतर बहुत अच्छे तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से समझाने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बड़ा क्वेश्चन अच्छा हल हो जाएगा। ठीक है ना? तो सिंपली से हम लोग जानते हैं जो धातु अधातु एक्चुअली ये होता क्या है। एक तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में तत्व एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि अब तक जो है वर्ल्ड में वैज्ञानिकों ने लगभग 118 या 119 तत्व खोज लिया है। ठीक है ना? उसमें से कुछ ज्यादा करके धातु है और लगभग 21 से 22 पीस अधातु है। ठीक है ना? तो हम इसके बारे में जानने वाले, डिटेल्स के सब जानने वाले हैं कि धातु को हम पहचानेंगे कैसे, कैसे जाने कि ये धातु है। यानी कि भौतिक गुण, भौतिक जो भी मैं बताने वाला हूं ये भौतिक गुण बताने वाला हूं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, भौतिक गुण। यानी कि हम इसको देख करके या छू करके, है ना, जिसको हम पहचान सके, जिसको हम जान सके, तो भौतिक गुण में आता है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे अभी तो मैंने यहाँ पे 3 पीस लिखा, फिर आगे हम बताएंगे अभी और ढेर सारा इसका क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जानते हैं धातु और अधातु। अगर ऐसे नॉर्मल बोला जाए, धातु का एग्जांपल बताए तो क्या बोलेगा? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम वगैरह धातु हो गया। अधातु के बारे में बोला जाएगा तो हम लोग ऐसे नॉर्मली से सिंपल सा अगर देखा जाए, सिंपल सा जो धातु में होता है बिजली प्रवाहित होता है और अधातु में बिजली प्रवाहित नहीं होता है ना? तो अब सिंपल से ये जान लेते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद निकल के आता है। कुछ अधातु है जिसमें बिजली प्रवाहित हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? देखते इस वीडियो में क्या है। तो पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और दोनों तरफ धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो क्या मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलने के बाद कैसे जाने कि ये धातु है? तो जानिए, धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना, जो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसके परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता अगर निकालेंगे तो धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो समझना क्या ये धातु है। अब आपको एग्जांपल में जैसे मैं दिखाता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूं सोडियम। अब आपको पता है सोडियम, सोडियम धातु का धातु, तो आप कैसे पहचानेंगे भाई सोडियम धातु का धातु है? तो जानते रहे सोडियम, समझ रहे है ना, ठोस चीज होता है। तो सोडियम को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहचानना है कि धातु है क्या धातु है, तो क्या करेंगे? तो पहले ध्यान से, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं 2, 8, 18, 32 करके निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th में 2, 8, 18, 32। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कितना निकलेगा? 2 होगा तो और कितना बचेगा? 8 होगा तो 2, 8, 10 हो गया। अब क्या बचा? 1 बचा। तो आखिरी में इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 1 बचा। फिर इसका देखेंगे मैग्नीशियम, Mg देख लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। ठीक है ना? तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? 2, 8 और 2। फिर एल्युमिनियम में देख लेता हूं एग्जांपल। तो एल्युमिनियम देख लीजिए 13 होता है एल्युमिनियम का परमाणु संख्या, 2, 8, 3। यहां पे देख रहे हैं, यानी कि जिस तत्व के आखिर में, जिस तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। समझ में आ गया? तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है 2, 8, 18, 32 करके निकालते हैं तो ऐसे निकालेगा। देखिएगा लास्ट में बच रहा 1, 2, 3 बच रहा, तो समझना कि वो धातु है। अधातु में देखेंगे, अधातु में क्या होता है? अधातु का जो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसमें 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए, ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन का देखते हैं। ठीक है? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे Na सोडियम है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है कि नहीं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होता है। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कैसे निकलेगा? 2, अब कितना बच गया? 5 बच गया ना, तो आखिर में क्या होगा? 5 हो गया। इसके बाद और हम देखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन निकालो तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। 2 और 6 बचेगा। इसके बाद आप निकालो फ्लोरीन का, निकाल लो फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का 9 होता है। 2, 7 और निकाल, क्लोरीन भी निकाल सकते हैं। क्लोरीन निकालो तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। इसको तोड़ेंगे 2, 8, 7। देख रहे हैं? तो जिस तत्व के बाहरी कक्षा में, जिस तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में तत्व है और उसका परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर 5, 6, 7
इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। यहां तक समझा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम समझ में आ जाएगा कि कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। ओके, क्लियर है। चलिए अब जानते हैं दूसरा क्या है, विद्युत धनात्मकता, यानी कि धातु अक्सर पॉजिटिव होता है। धातु क्या होता है, धातु अक्सर विद्युत धनात्मकता होता है और अधातु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता होता है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि धातु जो है धनायन होता है, उसमें पॉजिटिव वाला चार्ज होता है और अधातु में नेगेटिव वाला चार्ज होता है। समझ में आ रहा ना, धातु में पॉजिटिव वाला चार्ज होगा, अधातु में नेगेटिव वाला चार्ज होगा। तो एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव होता कैसे, आपने पढ़ा होगा, कोई भी तत्व है तो वो आप चाहता है कि आखिरी कक्षा में, जैसे यहाँ पे देखो ये आखिरी कक्षा में ये नाइट्रोजन है, ये चाहता है कि हम क्या बोलते हैं, आखिरी गैस के जैसा बन जाए। आखिरी में 8 बनना चाहता है, आखिरी में 8, तो ये 5 है ना, तो 3 ग्रहण कर लेगा, 3 ग्रहण कर लेगा। यहाँ पे देखो आखिरी में 6 है तो कितना ग्रहण करेगा, 2 ग्रहण करेगा। यहाँ पे 7 है तो कितना ग्रहण करेगा, 1 ग्रहण करेगा। तो अधातु अक्सर ग्रहण करता है। अब जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, ऋणी कहलाता है। आपने देखा, आपने किसी से कर्जा लिया तो आप कर्जदार कहलाइएगा नहीं कहलाइएगा, ऋणी, यानी कि नेगेटिव वाला हो जाता है। अब देखिए जैसे ये है, ये बेचारा सोडियम चाहता है कि हम आखिरी में 8 बन जाए, तो आखिरी में 1 है तो 1 दे देगा, त्याग देगा, है कि नहीं। ये भी देखो मैग्नीशियम भी चाहता है कि हम 8 बन जाए, क्योंकि 8 आखिरी गैस होता है, आखिरी गैस होता है जिससे किसी से कोई मतलब नहीं, एकदम फ्री। जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, तो ये सब इसके आखिर में 8 होता है इलेक्ट्रॉन, ये फ्री होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ऐसा आदमी चाहिए आजकल, तो भाई साहब किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप में मगन हो। लेकिन यहाँ पे ये भी चाहता है कि हम भी फ्री हो जाए, तो ये 2 8, ये तो इसके लिए क्या बेहतर क्या होगा, 6 लेना बेहतर होगा या 2 त्यागना बेहतर होगा। आसानी है कि 2 त्याग देगा, ये भी क्या करेगा, 3 त्याग देगा। तो जो धातु होता है वो त्यागता है। अब जो त्यागता है, कौन त्यागेगा भाई, जिसके पास ज्यादा रहेगा। मेरे पास ज्यादा है, हम डोनेट कर रहे हैं, मतलब हम पॉजिटिव है भाई, मतलब हमारे पास है बहुत ज्यादा, हमारे पास बहुत सारा है, हम मतलब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम तो 13 ही है ना, क्लोरीन 17 है परमाणु संख्या, लेकिन इससे कहीं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में है। ज्यादा रहने से मतलब नहीं तुम्हारे पास कितना बड़ा दिल है, ये देखा जाता है, ठीक है ना। तो हम अगर यहाँ पे देखें, जैसे कि सोडियम Na लेते हैं, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, और ये क्या करता है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन करता है, माइनस करता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम यहाँ पे लिखते हैं 2 8 1 होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब ये खो देगा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा, तो क्या बचेगा, 2 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस कर दिया, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का ये माइनस कर दिया, खो दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही माइनस किया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये इसका जो ऊपर पावर है ना, वो क्या पॉजिटिव पावर, क्योंकि ये अब धनात्मक वाला बन गया। समझ आ रहा है ना, कि पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि 1 इन्होंने खो दिया, जितना जो खोएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है ना। इसी की तरह ये देखते हैं ऋणात्मकता कैसे होता है। जैसे मैं लेता हूं एग्जांपल क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 2 8 7 17 होता है कि नहीं होता है। तो अब अगर इसको मैं, क्लोरीन क्या करेगा, 1 त्यागेगा या ग्रहण करेगा, 1 ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये 7 है तो आखिर में 8 बनना चाहेगा। तो अब जो क्लोरीन बनेगा 2 8 बन जाएगा। तो 1 लिया ना, तो 1 का कर्जदार बन गया ना, ये 1 लिया तो 1 का कर्जदार बन गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 1 का कर्जदार बन गया। और इस तरह से हम इधर भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे इसका मैं देखता हूँ, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन चाहता है कि हम 3 ग्रहण कर लें, हम क्या बन जाए, हम आखिरी गैस बन जाए। तो जैसे नाइट्रोजन के यहाँ पे दिखाते हैं, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना ग्रहण करेगा, 3 ग्रहण करेगा, +3 इलेक्ट्रॉन। तो अब नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, 2 और 8 बन जाएगा ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा, 2 और 8। यहाँ पे लिखेंगे 3 मतलब ये हुआ कि 3 का कर्जदार है, ये 3 लिया है, ये समझ में आ रही है मेरी बात। तो आप सिंपल से समझ में आ रहा कि जो धातु होता है वो पॉजिटिव होता है। धातु का गुण क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है, और अधातु गुण क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता होता है। अब ये भी बात याद करिए कि धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है या ग्रहण करता है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है क्योंकि वो पॉजिटिव है, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है क्योंकि ये नेगेटिव है। समझ में आ गई मेरी बात, ये 2 अंतर समझ आ गए। अब ये यहाँ से बड़ा इजी पढ़ना है, आघात वर्धन्यता। आघात वर्धन्यता मतलब मैलिएबल, इसका मतलब ये हुआ जिसको पीट करके, एकदम हथौड़ा से पीट करके पतली पतली चादरें बनाया जा सके, इसको बोलते हैं मैलिएबल।
समझ आ रहा? इसको पीट पीट करके पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है, उसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता। तो धातु धातु जो है आघातवर्धनीय होता है, यानी कि धातु का गुण आघातवर्धनीय होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला होता है और धातु जो है आघातवर्धनीय नहीं होता है, ठेंगा। तो जैसे कि आप देख ले सिल्वर है ना, Ag, और सबसे ज्यादा तो आप यहाँ पे देख ले गोल्ड है, ठीक है ना, गोल्ड है और प्लस सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर ये दोनों जो है ना बहुत ज्यादा आघातवर्धनीय धातु है। सवाल पूछेगा कि सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा होता है, यानी कि सबसे मैलिएबल कौन सा धातु जिसको पीट पीट कर पतली से पतली चादरें बनाई जा सकती है। तो सबसे ज्यादा गोल्ड और फिर सिल्वर। सिल्वर तो आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर में जो लग रहा था सिल्वर वाला परत, वो क्या है? सिल्वर। एक्चुअली में वो सिल्वर है। अब तुम जाके दुकान में पूरा सिल्वर जमा मत कर लेना, या मेहमान आए मिठाई लेके आएगा तो पूरा मिठाई से सिल्वर निकाल के मत रख लेना, ठीक है ना, कि सिल्वर हो जाएगा। बहुत छोटा मात्रा बढ़ाता वो। तो मतलब ये पता चला कि धातु जो होता है आघातवर्धनीय होता है, उसको पीट पीट करके पतली चादरें बनाई जा सकती है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। गोल्ड से बनता है भी, लेकिन गोल्ड बड़ा महंगा है, दिखाई नहीं पड़ता। सिल्वर थोड़ा सस्ता है, दिखाई पड़ता था मिठाई में। और सिल्वर मिठाई में यूज करते किस लिए? चमकाने के लिए नहीं। दो कारण है, मिठाई सुरक्षित रखने के लिए और थोड़ा दिखे भी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और ये धातु आघातवर्धनीय नहीं होता। जैसे मान लीजिए सल्फर, सपोज दैट सल्फर गंधक देखें, पिटिएगा चूर हो जाएगा, धातु है ये, समझ में आ रहा है ना, चूर हो जाता है ये, पिटिएगा तो चूर हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए जैसे लकड़ी, ये पेन, ये पेन ये है, मतलब पेन है, मान लीजिए इंक है, पेन हो गया तो इसको चूरेंगे तो क्या होगा? पतला थोड़ी होगा, ये तो टूट जाएगा। तो ये होता है। अब अगला पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसके बारे में। तन्यता क्या होता है? डक्टाइल। इसका मतलब समझिए धातु का गुण तन्यता होता है। तन्यता का मतलब जिसको टान करके खींच करके लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती है, उसको बोलते हैं तन्यता। अब धातु तन्यता होती है, लेकिन अधातु तन्यता नहीं होता। अधातु खींचेगा तो टूट जाएगा वो, ठीक है ना। धातु तन्यता होती है। तो हम जानते हैं धातु जो तन्यता होती है, यानी कि जो खींच करके तार बनाया जा सकता है धातु का। सवाल बना लीजिएगा आप कि धातु अक्सर तन्यता होती है, अधातु तन्यता नहीं होती है, ठीक है ना। तो तन्यता में जो सबसे ज्यादा जो है ना वो क्या है? सोना। आपने देखा होगा सोना, यानी कि गोल्ड, जिसको बोलते हैं औरम, AU बोलते हैं ना। ये अगर 1 ग्राम सोना अगर हम ले, 1 ग्राम सोना ले तो करीब 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं। ओ माय गॉड, 1 ग्राम सोना कितना होगा बताओ? 100 ग्राम, इतना छोटा सा था 100 ग्राम, है कि नहीं? 100 ग्राम देखोगे बटखारा 100 ग्राम का, 1 ग्राम कितना छोटा होगा? 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबी तारें खींची जा सकती है सोना का। तो सोना के तन्यता सबसे ज्यादा होता है और अधातु में तन्यता वाला गुण नहीं होता है, ठीक है ना। अधातु में तन्यता वाला गुण नहीं होता, सोना में तन्यता वाला समझ रहे हैं ना, डक्टाइल, खींच करके तार बनाए जा सकते हैं, पतली पतली तार बनाए जा सकते हैं। इस तरह से इसके बाद और भी है, चांदी को भी खींचा जाता है, तांबा को, जिसको तांबा का तार यूज करते हैं कि नहीं, तांबा तब तो तार यूज करें ना, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, इसके खींच कर पतली पतली तार बनाई जा सकती है, लेकिन सोना का तन्यता वाला सबसे ज्यादा होता है। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। तो धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक एकदम उच्च होता है। क्या होता है? उच्च, बहुत ज्यादा हाई होता है। धातु का द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अधातु का द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, बहुत कम होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, और आपको एग्जाम में एक्सेप्शन वाला ही सवाल पूछता है, समझाया? तो एक बात तो याद कर लीजिए कि धातुओं का द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होता है? हाई होता है या लो होता है? उच्च होता है, सबसे ज्यादा होता है, हाई होता है, और अधातुओं का निम्न होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन, यहाँ पे मैं लिखता हूं एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन यानी कि अपवाद क्या है? चलो यहाँ पे लिखते हैं हिंदी में अपवाद। अपवाद यहाँ पे क्या है? सोडियम, हिंदी में ऐसे लिखते हैं सोडियम और मैग्नीशियम, सॉरी सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु है ना जिसका क्या बोलते हैं, जिसका ये जो होता है बहुत कम होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसका मतलब समझते हैं? द्रव्यनांक मतलब क्या होता है? द्रव्यनांक मतलब मेल्टिंग, पिघल जाना, जल्दी पिघल जाना, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग, जल्दी खौल जाना, खौलने को बोलते हैं बॉइलिंग। तो धातु जो होता है वो पिघलता भी लेट से और खौलता भी। अक्सर धातु जैसे लोहा देख लो, लोहा को पिघलाइएगा तो कितना देर से पिघलेगा, खौलाइएगा तो बहुत देर के बाद खौलेगा। तो धातु अक्सर उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा है जो बहुत लो लेवल पे भी क्या होता है,
पिघल जाता है, खौल जाता है, इसका मतलब ये अपवाद हो गया। तो याद कीजिए कौन ऐसा धातु है जिसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है, कौन सा धातु है, सोडियम और पोटेशियम। अगर ये पूछा जाए इसमें भी एक अपवाद होता है, इसमें भी एक क्या होता है, अपवाद होता है। कौन अपवाद होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है, अधातु है, सॉरी ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, समझ आ गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उष्मीय एवं विद्युत चालकता। ये जानिए कि जो धातु होता है उसमें विद्युत, उष्मीय और विद्युत चालकता होता है, यानी कि धातु में उष्मा, धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि धातु में हीट भी जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि ये धातु सपोज ये लोहा है, तो यहाँ पे अब अगर आग लगाते हैं तो यहाँ पे भी गर्म होता है। इसीलिए तो जो हम घर में जो रसोई घर होता है उसमें क्या होता है, जो तवा होता है, तवा लोहा वाला होता है, तो लोहे के ऊपर लकड़ी का बेंट चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्म नहीं होगा, आराम से पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो हीट भी पहुंच जाता है दूर, हीट भी अगर यहाँ पे आग लगाए तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो धातु में ऐसा होता है, धातु में नहीं होता है, ठीक है ना। और विद्युत धारा तो प्रवाहित होता है, धातु उष्मा का, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बेस्ट सुचालक कौन है, सबसे बेस्ट सुचालक कौन हो जाएगा, चांदी। चांदी जो है सबसे ज्यादा सुचालक वाला धातु है। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन धातु, चांदी, सोना भी धातु तो है यार, सोना है ना, चांदी, सोना, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। लेकिन अधातु में, अधातु उष्मीय और विद्युत का चालकता नहीं होता है, यानी कि जो अधातु होगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, उसमें हीट नहीं होगा, हीट नहीं, गर्म नहीं होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ गया, इसमें एक अपवाद हो गया। जो कौन अपवाद है, ग्रेफाइट। ये दो मुहैया साफ है, दो मुहैया साफ है, ये है ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है अधातु, लेकिन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। समझ में आ रहा ना, सवाल ऐसे ही बनता है, कौन ऐसा धातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब दे देगा ऑप्शन में कार्बन, कार्बन में अधातु है, कार्बन दे देगा, सल्फर दे देगा, आप यहाँ पे जो गैस मैंने लिखा वो दे देगा, और एक दे देगा ग्रेफाइट है। तो समझ लीजिएगा ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी जो है विद्युत धारा का फ्लो करता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन धातु में जितना सा धातु होता है उसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। लेकिन सवाल बनता है कि सबसे अच्छा चालकता वाला धातु कौन है, जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, कौन सा धातु है, वो है चांदी। इसके बाद आप ले लीजिए तांबा लेते हैं, हाँ, चांदी के बाद तांबा यूज करते हैं, तांबा के बाद एल्यूमिनियम यूज करते हैं। पहले हमारे मोहल्ले गांव में पुराने आज से 25 साल 30 साल 50 साल पहले चांदी का होता था वायर, भाई साहब समझ रहे ना, जो वायर जाता, जो लाइन जो आती है ना 11,000 तार, पहले चांदी का हुआ करता था, क्योंकि चांदी में बहुत ज्यादा तेज होता है, बिजली पहुंचता है। लेकिन ईमान खराब हो गया लोगों का, तो तांबा का ला दिया। अब तांबा में भी हालत खराब है, अब तांबा भी चेंज कर क्या ला दिया, एल्यूमिनियम ला दिया। एल्यूमिनियम क्यों लाया, क्योंकि एल्यूमिनियम ऐसी धातु है ना जिसको आप, एक तो जोखिम वाला काम है, तार को चोरी की जगह निकालेगा, और वो बहुत सस्ता बिकेगा, ज्यादा दाम नहीं देगा। तांबा में बहुत ज्यादा क्वालिटी होता है, तांबा के तार हम लोग यूज भी करते हैं घर में, अक्सर वायरिंग वगैरह में तांबा का यूज होता है। तो चांदी में सबसे ज्यादा चालकता धातु है, चांदी है। इसके अलावा तांबा भी है, एल्यूमिनियम भी है ना, ये सब भी है। चलिए अब अगर देखें चमक के बारे में बात करते हैं, चमक, तो धातु में चमक होता है, ठीक है ना, धातु में क्या होता है, चमक होता है, और अधातु में चमक नहीं होता है। धातु में चमक होता है। देखिए सोना का चमक कैसा होता है, पीला पीला टाइप होता है क्या नहीं होता है, सोना में चमक पीला होता है। आप एल्यूमिनियम देख लीजिए, एल्यूमिनियम में सफेद जैसा चमक होता है क्या। उस तरह से और देख लीजिए, धातु में तांबा देख लीजिए, तो तांबा में कैसा चमक होता है, तांबा में लाल लाल टाइप का चमक होता है। लेकिन अभी यहाँ पे लिखे अधातु में चमक नहीं होता है, मतलब अधातु चमकता नहीं है। लेकिन फिर इसमें आ जाएगा एक्सेप्शन, इसमें भी आ जाएगा अपवाद। भाई साहब अपवाद वाला सवाल पूछता है, इसमें अपवाद आ जाएगा कौन, ग्रेफाइट, नोट कर लेना, ठीक है ना, ग्रेफाइट प्लस आयोडीन, ये दो अधातु है जो चमकता भी है। सवाल इसी से बनेगा, कौन ऐसे अधातु जो चमकता है, आयोडीन अधातु चमकता है। कौन ऐसा धातु है जिसकी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ग्रेफाइट है। कौन ऐसा धातु जो सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होता है, चांदी होता है। कौन ऐसा धातु है जिसका आघात वर्धन सबसे ज्यादा होता है, सोना होता है। समझ आ रहा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब कुछ और बाकी रह गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। कठोरता, हार्डनेस, धातु अक्सर कठोर होता है, ठीक है ना। धातुएं जो होती है वो प्रायः कठोर होती है। धातुएं क्या होती है, प्रायः कठोर होती है, कठोर होती है, और ये कठोर नहीं होती। मतलब ये अधातु जो है मुलायम होती है, इसको बोल सकते हैं अधातु क्या होती है, मुलायम होती है, ठीक है ना, सॉफ्ट होती है।
और ये हार्डनेस होता है। समझ आया? धातु अक्सर कठोर होता है और धातु मुलायम होता है, लेकिन कुछ धातु ऐसा है जो बहुत ज्यादा मुलायम होता है, उसको चाकू से हम काट सकते हैं। समझ में आ रहा? तो यही एग्जाम्पल भी पूछता है आपको। अपवाद यहाँ पे नोट कीजिए। अपवाद क्या है? अपवाद में, अपवाद में क्या है तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इसको ऐसे याद कीजिए, NaKli, नकली याद कीजिए, नकली, नकली, नाकली, नाकली या नकली, ऐसे जो भी याद करो। ठीक है ना, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। सवाल भी यही पूछता है कि किस धातु को चाकू से आसानी पूर्वक काटा जा सकता है, तो कौन सा धातु है? सोडियम होगा, चाहे पोटेशियम होगा, चाहे लिथियम होगा, ऑप्शन के हिसाब से। और यहाँ पे कठोर नहीं बल्कि मुलायम होता है। अधातु क्या होता है? मुलायम होता है। जैसे सल्फर ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, ये मुलायम है ना, इसको आराम से तोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है? हीरा। हीरा एक अधातु है जो सबसे ज्यादा कठोर होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है कौन है? हीरा है। और हीरा क्या है? अधातु है। धातु नहीं समझेगा, हीरा क्या है? अधातु है। तो अधातु तो मुलायम होती है, अक्सर अधातु मुलायम होती है, लेकिन एक्सेप्शन, अपवाद यह है कि हीरा अपवाद अधातु होते हुए भी क्या है? बड़ा ही हार्ड होता है। और यहाँ पे धातु अक्सर हार्ड होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम बहुत ही मुलायम धातु होता है। समझ आ गया? याद हो जाएगा। चलिए आगे है ध्वनि। धातु में एक अलग सा ध्वनि होता है, लेकिन अधातु में ध्वनि कम होता है। बोलते ध्वनि होता ही नहीं है। धातु को पीटिएगा तो आवाज टन 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 आवाज निकलेगा, अधातु में आवाज नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो धातु में ध्वनि होती है, अधातु में ध्वनि नहीं होती है। चलिए भौतिक अवस्था जानते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब ये हुआ जैसे कि पदार्थ की भौतिक अवस्था जानते हैं आप, तो ठोस, द्रव्य, गैस। मुख्य रूप से ये तीनों होता है भौतिक अवस्था। पदार्थ की मुख्य रूप से तीन भौतिक अवस्था होता है, ठोस, द्रव्य, गैस होता है। तो भौतिक अवस्था, धातु का जो भौतिक अवस्था होता है, यानी कि जो धातु होता है, अक्सर धातु ना, वो अक्सर धातु ठोस के रूप में पाया जाता है। क्या? धातु अक्सर जो है ठोस के रूप में पाया जाता है, और अधातु जो होता है वो ठोस के रूप में पाया जाता है अक्सर, या तो फिर गैस के रूप में पाया जाता है। ठोस या गैस के रूप में अक्सर, अक्सर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो धातुएं अक्सर प्रायः जो है ठोस अवस्था में होती है, और अधातुएं जो है ठोस या गैस अवस्था में होती है। ठीक है ना, लेकिन फिर एक्सेप्शन यहाँ पे आ गया है, अपवाद। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अपवाद वाला पूछता है। अपवाद में आ गया पारा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मरकरी बोलते हैं। क्या? मरकरी बोलते हैं, मरकरी। इसका संकेत क्या? Hg है। तो ये जो अधातु है, ये कमरे के टेम्परेचर पे, यानी कि जैसे जो अपना कमरा है, घर का कमरा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे, जैसे ये मान लेते मैं घड़ी पहन के, तो ये जो लोहा है, तो लोहा क्या धातु है? हार्ड हो रहा है ना, तो नॉर्मल सा होता है, हार्ड होता है। कमरे के तापमान पे धातु जो है हार्ड होता है। लेकिन ये पारा जो है द्रव्य के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? द्रव्य के रूप में। पारा जो है द्रव्य के रूप में, लिक्विड फॉर्म के रूप में पाया जाता है। और ठोस रूप में तो बहुत सारा धातु है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। ठोस है कि नहीं? तो ठोस धातु में आ जाएगा सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब आ जाएगा। और अगर द्रव्य बोलेगा तो क्या होगा? पारा। सवाल बहुत पूछता है कि कौन ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी। चलिए अब भौतिक अवस्था में जानते हैं। भौतिक अवस्था अधातु में, अधातु का जो भौतिक अवस्था, अधातु अक्सर ठोस या गैस के रूप में पाया जाता है। तो ठोस में कौन कौन अधातु, जैसे देख लेते हैं ठोस में कौन कौन अधातु, पहले जानते हैं ठोस में कौन कौन अधातु। जैसे देख लें, सल्फर देख ले, फास्फोरस देख ले, ये क्या है? अधातु। कार्बन देख ले, कार्बन भी अधातु है भाई साहब, कार्बन भी अधातु है। तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये क्या है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। गैस की अवस्था में देख ले, गैस में कौन के रूप में धातु है, अधातु है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है कि नहीं? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है? अधातु है, जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। तो याद कीजिएगा, नाइट्रोजन ना आ रहा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देख रहे ना आ रहा, तो ये अधातु गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, मैंने आगे कुछ एग्जांपल दिया। लेकिन एक ऐसा अपवाद है जो कि द्रव्य के रूप में पाया जाता है, और वो कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जिसको Br कहते हैं। ये जो है द्रव्य फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। समझ आ रहा? ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव्य के रूप में पाया जाता है। तो आपको बात तो क्लियर हो गई कि धातु जो अक्सर होता है वो ठोस रूप में पाया जाता है, लेकिन एक पारा है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अधातु जो है ठोस और गैस के रूप में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अब आगे जानते हैं घनत्व। जानते हैं घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को बोलते हैं ना, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? घनत्व होता है क्या? घनत्व मतलब गाढ़ापन। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक कप पानी है,
पानी पतला पूरा है, अब उस पानी में इतना चीनी मिला देंगे, गाढ़ा कर देंगे, तो उस गिलास में जो द्रव्य है वो उसका गाढ़ापन ज्यादा है, और वही दूसरा गिलास में द्रव्य है वो पानी के रूप में पतला है। तो जो गाढ़ापन है ना उसी को बोलते हैं घनत्व, डेंसिटी। तो धातु का घनत्व बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जैसे लोहा देख लीजिए कितना हार्ड होता है, इतना पतला लोहा, इतना छोटा लोहा 1 किलो हो जाता है, होता कि नहीं होता है। लेकिन कुछ धातु ऐसा है जिसका घनत्व हल्का होता है, ठीक है ना। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, नोट कर लीजिएगा। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये ऐसी धातु है जिसका घनत्व कम होता है, और इस धातु को बोलते हैं हल्की धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्की धातुएं बोलेंगे, हल्की धातुएं। सवाल पूछेगा हल्की धातुएं कौन होगा? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इसलिए तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं एरोप्लेन वगैरह, एरोप्लेन को बनाने में एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हल्का होता है, ठीक है ना। वो मतलब उसका घनत्व कम होता है। अब जिसका घनत्व कम रहेगा वो हल्का होगा। अब यहाँ पर देखते घनत्व, तो इसका घनत्व बहुत निम्न होता है, बहुत निम्न होता है। इसका घनत्व जो उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये एक्सेप्शन था, है ना, ये अपवाद है भाई साहब, ये अपवाद है इसका, कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का जो है घनत्व बहुत कम होता है, और घनत्व इसका तो घनत्व बहुत निम्न के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ कि धातु और आधातु बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो नीचे कमेंट करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कैसे लगी आपको मेरी वीडियो। दोस्तों को शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां जितना गरम करना कर दो, है ना। और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कैसे लगी मेरी वीडियो कमेंट करें, जरूर बताएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।